बहुत सारों ने इसका नाम सुना भी होगा, कुछ फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन लेट्स मेक इट थ्रू ताकि वी गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दिस इज, हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय होता है, आप अपनी कस्टम मशीन्स के ऊपर कैसे सेटअप करके इसको चला सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. So, what is Apache Airflow? Apache Airflow is a platform that was created by Airbnb ताकि उनके वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन हो सके, उनके वर्क फ्लोज मॉनिटर कर सकें कि कैसे बने, मतलब कैसे चल रहे हैं, कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं, कौन से टास्क कंप्लीट नहीं हुए, स्केजुलिंग, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, और ये सब कुछ प्रोग्रामेटिकली हम लोग कर सकें. क्योंकि बहुत सारे टूल्स, वैसे तो वर्क फ्लोज के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं राइट नाउ, बहुत सारे ओपन सोर्स सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, बट अपाची एयरफ्लो क्यों? क्योंकि अपाची एयरफ्लो एक हमें UI बेस्ड व्यू देता है इनटू हाउ आवर वर्कफ्लोज आर गोइंग टू वर्क, like what tasks are going to be executed after what tasks, और इसके अलावा इसमें programmatic control है, like we can manage and control pipelines by just Python code, right? What is a workflow? हम लोगों में से बहुत सारों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वर्क फ्लो होता क्या है, लाइक व्हाट इज़ इट. वर्क फ्लोज बनाए भी होंगे, वर्क फ्लोज इंप्लीमेंट भी किए होंगे, बहुत सारे इंजन्स भी इस्तेमाल किए होंगे वर्क फ्लोज रन करने के लिए, लेकिन वर्क फ्लो होता क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ टास्क, यानी एक कलेक्शन ऑफ टास्क है जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं. दे हैव टू बी स्टार्टेड और ट्रिगर्ड ऑन अ स्पेसिफिक like a trigger or an event, या एक टाइम लैप्स होने के ऊपर ट्रिगर होगा. और वर्क फ्लोज क्या हो सकते हैं? वर्क फ्लोज हर वो चीज़ हैं जो कि हर एक तो हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, हर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने एक काम को अनडन से डन करना है तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टास्क गुजरना पड़ता है. ठीक है, वो जो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टास्क हैं वो उसमें हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक वर्क फ्लो का, एक उसका डिसीजन पॉइंट होता है जहाँ से वो फ्लोज को स्विच करता है, एक उसका एंडिंग टर्मिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पे वो इधर उसको डन करता है और उसे फेल्ड कर देता है, या जो भी व्हाटसोएवर द स्टेटस. बट ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर हम बेसिकली विजुलाइज करने की कोशिश करें तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जनरली हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं? लाइक फॉर इंस्टेंस यूजर रजिस्ट्रेशन. आपकी एक वेबसाइट है, आपने यूजर्स को रजिस्टर करने के लिए एक सेक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर लोग आते हैं, वहाँ आकर रजिस्टर करते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होना चाहिए? वो जो सारी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो उसके बाद परफॉर्म होंगे, जिसके अंदर हो सकता है कि एक टास्क हो के उसको ईमेल जा रही है, दूसरा टास्क हो के उसको फॉर इंस्टेंस आप एक पासवर्ड जनरेट करके भेज रहे हैं, या आप उसको कोई नई डायरेक्शंस भेज रहे हैं, आप अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज को नोटिफाई कर रहे हैं कि हम लोगों के पास एक नया यूज़र आ गया फॉर इंस्टेंस, या आप जाके उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करें, आप उसके लिए कोई फोल्डर्स क्रिएट करें हैं, डेटाबेस के अंदर कोई एंट्रीज करें, व्हाटसोएवर. लेकिन होगा क्या? दीज आर गोइंग टू बी अ सीक्वेंस ऑफ टास्क्स दैट हैव टू बी एग्जीक्यूटेड एंड दे विल वेट फॉर द प्रीवियस टास्क टू कंप्लीट, राइट? So this is a workflow. Typical workflow क्या होता है? For instance, we are going to acquire data from a source. हो सकता है वो MySQL की डेटाबेस हो, SQL सर्वर हो, कोई रिलेशनल डेटाबेस हो, NoSQL डेटाबेस हो, लॉग फाइल्स हो, ईमेल्स हो और ट्वीट्स हो, एनीथिंग. किसी भी सोर्स से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की कंप्लीशन का वेट करते हैं, और प्रोसेस रिजल्ट्स दोबारा वहाँ से एक्वायर करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट होती है, वो ईमेल के थ्रू चली जाती है, उस रिपोर्ट के अंदर आने वाले स्टैट्स को हम लोग किसी डेटाबेस के अंदर जाके अपडेट कर देते हैं. लेट्स थिंक ऑफ दिस एज आज के दिन सब लोग जो किसी कंपनी के अंदर आए हैं उनकी अटेंडेंस डे एंड के ऊपर जो बने, फॉर इंस्टेंस अगर आप बनाते हैं डे एंड के ऊपर, आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आज के दिन जो जो बंदा लेट हुआ है, जो बंदा टाइम से पहले आया है, जो बंदा टाइम के बाद आया है, जो नहीं आ सका, जिसकी लीव आज के दिन की अप्लाइड थी, तो उन सब के ऊपर अगर आप एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, CSV बना रहे हैं, आप उसको एक डेटाबेस के अंदर डाल रहे हैं, या आप एक रिपोर्ट बना के उसको ईमेल कर रहे हैं, और ईमेल के अंदर भी आपने स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लोग रखे हुए हैं या आपके HR का बंदा है, तो ये जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, ये जब कंप्लीट होंगे तो आपका एक टिपिकल वर्क फ्लो कंप्लीट होगा. अब इस टिपिकल वर्क फ्लो को
क्योंकि हमने अभी जो लास्ट स्लाइड में बात की है वो है एक रेगुलर ईटीएल का प्रोसेस की, जिसके अंदर हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करें और उसको प्रोसेस करें और उसके ऊपर उसकी लोडिंग करें और उसकी कोई रिजल्ट्स हैं उनको हम ऑटोमेटेड वेज के थ्रू अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो अपाची एयरफ्लो विच इज़ ये भी वही काम कर रहा है जो क्रॉन जॉब्स करते हैं। बहुत सारे हम में से होंगे जिनको पता होगा क्रॉन जॉब्स क्या हैं, क्रॉन जॉब स्केड्यूल भी किए होंगे। cron jobs are basically jobs that are executed on a sequence, right? पर वो जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे या वो जो जॉब्स होनी हैं, अगर उनमें कोई प्रोसेस फेल हो रहा है या वो जॉब का साइज इतना बड़ा हो गया है कि अब आपको बहुत सारे मल्टीपल टास्क के अंदर से गुजर के जाके उस एक जॉब को कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे क्रॉन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस तरह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इस तरह आपकी मैनेजमेंट मुश्किल होती जाएगी उसके साथ। यहाँ पे अपाची एयरफ्लो जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। अपाची एयरफ्लो और अपाची एयरफ्लो के वर्क फ्लोज दोनों पाइथन में लिखे जाते हैं, तो इसलिए देर इज लाइक अपाची एयरफ्लो इटसेल्फ इज रिटन इन पाइथन। ठीक है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट होने वाले जितने वर्क फ्लोज हैं वो भी पाइथन में लिखे हुए हैं। राइट नाउ 344 कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन कर रहा है तो github.com अपाची एयरफ्लो और who uses Apache Airflow के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि अभी कितनी कंपनीज है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 344 थी जो लास्ट मैंने चेक किया। यूज केसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम अपाची एयरफ्लो को यूज कर सकते हैं? तो ऑटोमेटिंग योर डेवऑप्स ऑपरेशंस, यानी आपकी कोई ट्रिगर बेस्ड एग्जीक्यूशन, फॉर इंस्टेंस डेवऑप्स पाइपलाइन ट्रिगर होनी है जिसने कोई डिप्लॉयमेंट करनी है या कोई टेस्ट रन करने हैं ऑटोमेटेड, या कोई डॉकर के अंदर लिखे हुए, फॉर इंस्टेंस अगर डॉकर में ही आपके टेस्टिंग टेस्ट पड़े हुए हैं, उन्होंने ऑटोमेटेड आपकी वेबसाइट को जाके चेक करके आना है और एक सर्टन फॉर इंस्टेंस एस्पेक्ट को टेस्ट करना है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उठा के आपको भेज देने हैं और ये स्केड्यूल्ड होना है। लेट्स से ये स्केड्यूल्ड एवरी 10 मिनट्स हो रहा है या एवरी 1 आवर हो रहा है, तो एक तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो जाएगी इससे। सेकंड, अगर आपकी डिप्लॉयमेंट होनी है, अब आप इस डिप्लॉयमेंट को ट्रिगर कर सकते हैं रिमोटली बैठे हुए। फॉर इंस्टेंस वील टॉक अबाउट कि कैसे अपाची एयरफ्लो को कैसे डील करता है। सेकंड इज ईटीएल पाइपलाइंस। द फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर से हम गुजरे हैं, डेटा सोर्स से एक्वायर करना और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना इज बेसिकली ईटीएल। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसने, या आपके पास एक वेब सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के पास जाना है, वहाँ से जाके प्राइसेस कलेक्ट करनी है, उन प्राइसेस को एक जगह पे स्टोर कराना है और कंपैरिजन प्रोवाइड करना है। तो अगर इस तरह का कोई काम आप कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्केड्यूल रन करके वेबसाइट्स के पास जाएंगे, तो आप अपाची एयरफ्लो के थ्रू ये स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। Apache Airflow can run your Docker files, it can run your batch commands, it can do HTTP calls for you. So so this workflow has limitless capabilities, लेकिन इसको जो ज़्यादातर दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जा रहा है, राइट? मशीन लर्निंग पाइपलाइंस भी आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने क्लासिफिकेशन का काम किया हुआ है, अगर आपने करंटली अपनी वेबसाइट के ऊपर लेट्स से लॉग्स के अंदर से उन लॉग्स को रीड करते हुए आपने क्लासिफाई किया हुआ है कि सर्टेन काइंड ऑफ रिक्वेस्ट जो हैं उन क्लासिफिकेशन क्या है, वो डिलेड हैं या दे आर परफॉर्मिंग गुड। अगर आप कुछ परफॉर्मेंस मेट्रिसेस इसकी बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के यूजेज के ऊपर, और आप कहते हैं कि एवरी 1 आवर आई वांट टू सी इन लास्ट 1 आवर मेरे पास क्या एक्टिविटी हुई है, वाज इट गुड, अगर उसके ऊपर कोई रेड फ्लैग्स हैं, कोई अनोमलीज डिटेक्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? अपाची एयरफ्लो आपको ऑटोमेट करके दे सकता है ये सारा प्रोसेस। कैसे ऑटोमेट करके दे सकता है? इट कैन बेसिकली गो टू अ सर्टन लोकेशन, वहाँ से लॉग फाइल्स हैं चूंकि, तो लॉग फाइल्स को पुल कर सकता है, उनको इधर कंप्रेस करके उसने पुल करके लेके आना है या उसने उसको रॉ फॉर्मेट के अंदर ही पुल करके लेके आना है। दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, लाइक इफ दे आर विद इन अ वीपीसी। अगर आपके एक ही नेटवर्क के अंदर ये सारा सोल्यूशन है तो हो सकता है आपको 25 Gbps और T1 कनेक्शन मिला हुआ है, यू कैन सिंपली पुल दी रॉ फाइल्स। अगर आपने किसी रिमोट लोकेशन से लेके आना है तो इट वुड बी ए गुड आइडिया कि आप उसको जिप करें वहाँ से उसको, ताकि उसका साइज रिड्यूस हो जाए और आप उसको लेके आए। अब ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, ये ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। वन प्रोसेस इज कि वो जाता है जाके वहाँ से लॉग फाइल्स
जिप करता है और उनको उठा के एक सर्टेन लोकेशन पे अपलोड कर देता है। दूसरा प्रोसेस है वो वहाँ से डाउनलोड करता है और उसको क्लीनिंग करता है। तीसरा प्रोसेस है जो क्लीन डेटा के ऊपर प्रोसेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है। चौथा प्रोसेस जो है वो क्या करता है कि वो एक रिजल्ट्स आपको ईमेल कर देता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक वर्कफ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड। There can be a lot better examples. There are going to be a lot more examples that you're going to find once you go online. So, Apache Airflow, workflow और डेटा पाइपलाइन बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एयरबीएनबी। इसमें आप टास्क डिफाइन करते हैं और टास्क की डिपेंडेंसीज डिफाइन करते हैं, वो ये दोनों पाइथन के अंदर होता है। इनको एग्जीक्यूट करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर। लाइक फॉर इंस्टेंस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ तो आपके पास एक ही मशीन है जिसके ऊपर आपने एयरफ्लो डिप्लॉय किया हुआ है और एयरफ्लो के सारे टास्क और हर चीज़ वहीं पे रन हो रही है। लेकिन विद टाइम एज योर बिजनेस ग्रोज या एज योर प्रोडक्ट ग्रोज तो क्या होता है कि आप फ़ौरन से एक और मशीन लेके आते हैं बीच में स्केल आउट करने के लिए। आप एक और तीसरी मशीन लेके आते हैं स्केलिंग के लिए। पर जब आप स्केल आउट कर रहे हैं तो अपाची इन टास्क को, आपके अपाची एयरफ्लो बेसिकली आपके टास्क को डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एग्जीक्यूशन करा सकता है यूजिंग अ सेलरी ऑपरेटर। Celery is by default Python's way of executing distributed tasks. प्रेजेंट और पास्ट लॉगिंग भी आपको शो करता है कि आपके जो टास्क हैं वो आज की उनकी लॉग्स क्या हैं और उनके प्रीवियस लॉग्स जो उसने मेंटेन करके रखे हुए होते हैं for debugging purposes to know if your application is crashing, if it's working fine, if there is a certain task that's crashing, right? Plugins बना सकते हैं आप इसके अंदर, इसमें ऑलरेडी प्लगइन्स बने हुए हैं, आप बहुत सारे और भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। एक यूआई है इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स जो कि टास्क मैनेजमेंट और टास्क स्टेटस व्यू करने के लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा आपके एक्स कॉम्स मेंटेन करके रखता है, आपके वेरिएबल्स को मेंटेन करके रखता है जो शेयर होते हैं बिटवीन टास्क। एयरफ्लो के साथ हमें डैग का वर्ड सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है। सो व्हाट्स अ डैग? डैग इज़ अ डायरेक्टेड acyclic graph, which is basically mathematics term for a type of a graph that does not have any loops or that does not jump from uh, future state into like for instance task 1 task 2 task 3 पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टास्क 1 लूप कर रहा है अपने अपने स्टेट्स के ऊपर, या टास्क 2 लूप करके टास्क 1 पे वापस जा रहा है। इसमें लूप नहीं होता, इसमें फॉरवर्ड जाते होते हैं हम लोग, right? DAGs are basically composed of tasks, yani this is the Apache way of or the Airflow way of saying a workflow. सारे के सारे टास्क जो कि एक वर्कफ्लो को बनाते हैं, दैट्स बेसिकली दे आर टास्क्स ऑफ अ डैग। वो जो एक सिंगल डैग है वो स्केड्यूल होता है और टास्क्स को एक ऑर्डर में रन करता होता है। डैग्स स्टैंडर्ड पाइथन फाइल्स के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। जनरली एक डैग शुड रिप्रेजेंट लाइक वन डैग शुड रिप्रेजेंट जस्ट one workflow. So you can have multiple DAGs, but they will be representing their own cache flows, workflows. Single DAG file will be talking about a whole workflows के अंदर उसके लिखा हुआ होगा dependencies, tasks, downstream tasks कौन से हैं, upstream tasks कौन से हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस डैग जिस फाइल में आपकी पाइथन फाइल में डैग डिफाइन होगा उसमें आप ये भी डिफाइन करे होंगे कि आपके टास्क की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। ये जो एग्जीक्यूशन है इसने कहाँ से स्टार्ट होना है, कौन से टास्क पर जाना है, कौन से बैच में एग्जीक्यूट कराने हैं, कौन से मीन बाय बैच आई मीन इन पैरेलल एग्जीक्यूट कराने हैं, कौन से सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने हैं उसने। So a DAG is basically an information is a file that represents a workflow, right? And that file, because it's representing a workflow, has a lot of tasks in it, like the image that you're seeing over here. बहुत सिंपल सा एक डैग हम लोग देखते हैं। फॉर इंस्टेंस वी कलेक्ट ट्वीट्स, यानी हमने पाइथन का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं कि वो ऑनलाइन जाएगा और जाके ट्वीट्स कलेक्ट करके लेके आएगा। ट्वीट्स कलेक्ट करके लेके आने के बाद
प्री प्रोसेस करेगा उनको, उसके बाद क्लासीफाई करेगा, क्लासिफिकेशन के बाद वो रिजल्ट स्टोर भी कर देगा और ईमेल भी कर देगा प्रिडिक्शंस को. नाउ दिस कम फॉल्स in line with the examples that we discussed before, जिसके अंदर आपने एक certain amount of data read करना है कहीं से और उसके ऊपर कोई processing करनी है. So we are doing this processing on top of tweets. This is the most basic kind of an example that you can simply set up on your machine and let it run and see the results, right? Airflow का architecture क्या है? So Airflow का architecture ये है कि एक Airflow वेब सर्वर है और एक Airflow scheduler है. इनके बहुत सारे वर्कर प्रोसेसेस होते हैं और एक मेरे डेटाबेस होती है, विच कैन बी ईदर पोस्टग्री और माईसीक्वल. उसकी कुछ डैग्स होते हैं. नाउ दोज डैग्स आर स्टोर्ड इन अ फोल्डर. वो जो फोल्डर है वो एयरफ्लो होम के नाम से एक बना हुआ होगी लोकेशन आपके पास. एज सुन एज यू इंस्टॉल एयरफ्लो होम के अंदर उसने डैग्स रखे हुए होते हैं और लॉग्स रखे हुए होते हैं. आप इसको रिकन्फिगर भी कर सकते हैं एयरफ्लो कॉन्फ़िग के अंदर, ये बताने के लिए कि इसको यहाँ डैग्स को यहाँ स्टोर करने के बजाय या मेरे डैग्स की लोकेशन जो है वो कहीं और पड़ी हुई है. राइट, दिस इज गोइंग टू बी particularly helpful when you are setting up a Windows subsystem like Ubuntu as a subsystem on Windows 10, और आपकी जो सारा इंस्टॉलेशंस हैं वो हुई हुई हैं सब सिस्टम के अंदर, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फ्रॉम वट एवर आई डी ई दैट यू वर्किंग विद, लेकिन आप एग्जीक्यूशन जो है उसकी या आप उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो सब सिस्टम से एक्सेस करना चाह रहे हैं. तो अब आप क्या करेंगे कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करेंगे टू प्लेस दोज डैग फाइल्स ऑन अ लोकेशन दैट्स एक्सेसिबल बाय योर IDE, right? So this is for placing whatever workflows you have and whatever tasks that those workflows have, और ये उसके log files हैं. Workers जो हैं they are responsible for executing your tasks. Generally when you deploy तो ऑपरेटर्स होते हैं. जनरली आपके पास सिक्वेंशियल ऑपरेटर के साथ डिप्लॉय होगा, विच मीन्स दैट इट्स गोइंग टू रन विद वन वर्कर, बट वो जो सिंगल वर्कर है वो सीक्वेंस में टास्क एग्जीक्यूट कराएगा. इट विल नॉट बी एबल टू स्पैन आउट, like we will not be able to run two parallel DAGs. We'll be able to run one DAG at a time, right? Then there are local executors. उसमें भी सिंगल वर्कर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पैरेलल DAGs रन करने का ऑप्शन मिल जाता है. Then there are celery, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. It becomes more of a distributed architecture. We'll look into that later on. So Apache Airflow की वेबसाइट के ऊपर जो डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है और जो Apache Airflow के बारे में उन्होंने वहाँ पे कहा है वो ये है: use Airflow to author workflows as DAGs of tasks. The Airflow scheduler executes your tasks on an array of workers while following the specified dependencies. यानी कि DAGs is going to be, workflows are going to be DAGs of tasks, right? So one workflow is going to mean one DAG which is going to have its own set of tasks. We are going to see कि कौन से workflows हैं और किस तरह workflow बनता है, और very simply एक ही single file के अंदर कैसे tasks बना लेते हैं हम उसको. Apache Airflow के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे टास्क कंप्लीट कराने के लिए. लाइक फॉर इंस्टेंस एक्शन ऑपरेटर्स हैं. एक्शन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो रिटर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल बैश ऑपरेटर, अगर आपने बैश कमांड्स रन करनी है सिस्टम के ऊपर, आपने डेवऑप्स का कोई काम किया हुआ है और यू वांट टू चेक योर सिस्टम रिसोर्सेज जिसके ऊपर Apache Airflow रन हो रहा है, या किसी और मशीन को कनेक्ट करना है, क्योंकि विद द एक्सेस ऑफ बैश इसका मतलब है कि आप कुछ भी रन कर सकते हैं. यू हैव द एक्सेस ऑफ रनिंग स्क्रिप्ट फाइल्स जो भी आउटपुट देंगी वो वापसी पे आपके टास्क के पास आ रहा होगा. फिर इसमें सेंसर्स होते हैं. सेंसर्स वेट करते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशन का. लाइक फॉर इंस्टेंस वी कैन सेट अप अ सेंसर जो क्या करे कि S3 के ऊपर एक सर्टेन बकेट के अंदर एक सर्टेन लोकेशन पे वेट करता रहे कि एज सुन एज देयर इज अ फाइल दैट्स गोइंग टू बी रिटन ओवर देयर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जो ट्रू रिटर्न करेगा तो इट विल ट्रिगर द नेक्स्ट टास्क दैट्स इन लाइन, right? So a sensor is a way of waiting for some kind of a process to complete. It can either be time based, it can be
डेटाबेस एंट्री बेस्ड कि आपकी डेटाबेस में एक खास एंट्री आई है तो ये एग्जीक्यूट करना है, आपके फाइल कहीं राइट हुई है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, कोई रिक्वेस्ट आपके पास आई है उसके ऊपर आपने करना है, काफका का कोई मैसेज आपने रीड किया है। देयर आर सो मेनी सेंसर्स जो अभी कम्युनिटी के पास अवेलेबल हैं। You can use either one of them, and or you can find the one that is going to most fit your requirements. फिर DAGs का जो थर्ड पार्ट है या ऑपरेटर्स का जो थर्ड पार्ट है आर बेसिकली ऑपरेटर्स जो डेटा ट्रांसफर करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस गूगल क्लाउड स्टोरेज टू S3, S3 to Redshift, S3 to Hive, Google Storage to Hive. So these are going to be workflows, these are going to be tasks जिनके अंदर आप क्या करें कि आप files from one storage over to another pass करें। क्यों pass करें? क्योंकि the way to transfer data between one task and another task is going to be through an external file. We cannot simply transfer data. अगर आपने GBs में data read किया है, for instance, you would not want to transfer that in between your network जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की हुई है, क्योंकि इट्स गोइंग टू मीन अ लॉट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक एंड अ लॉट ऑफ नेटवर्क लोड। So a good idea is to simply write it in a file that's available outside, let's say S3 के ऊपर है if you are using Amazon, और वहाँ पे जो उसकी लोकेशन है कि कहाँ पे डाउनलोड किया है, कहाँ पे सेटअप किया है, कहाँ पे क्लीन वर्जन पड़ा हुआ है, वो XCOMs के थ्रू आप एक टास्क से दूसरे टास्क को कम्युनिकेट करते रहें। सो व्हाट यू आर रियली डूइंग इज, चाहे वो टास्क जिधर भी एग्जीक्यूट हो रहा है इन द नेटवर्क, जिस मर्जी वर्कर के पास एग्जीक्यूट हो रहा है उसके पास मिनिमल डेटा जा रहा है कि लोकेशन क्या है डेटा की और किस डेट में है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटर, ऑपरेटर बेसिकली वो है जिसके अंदर एग्जीक्यूट का मेथड लिखा हुआ है, which can execute something, right? This is the very basic fundamental example of an operator. If you want to write your own operators, there are a couple of guidelines that are available on Apache Airflow website, जिसमें सबसे पहले उनके एटॉमिसिटी उनकी दे शुड बी रन इंडिपेंडेंटली, यानी एक ऑपरेटर जो है इट शुड बी केपेबल इनफ कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इट विल keep on executing independently for the workflow जो उसको execute कर रहा होगा on times when you're not even viewing the logs or you're not even there. So unattended executions के लिए if you write an operator, you should write it under certain guidelines that are provided by Apache Airflow. कुछ एग्जाम्पल ऑपरेटर्स, बैश जिसको हमने डिस्कस किया, पाइथन ऑपरेटर एक पाइथन के फंक्शन को कॉल कर सकता है, ईमेल ऑपरेटर एक ईमेल सेंड कर सकता है, सिंपल HTTP ऑपरेटर HTTP रिक्वेस्ट कर सकता है। जो HTTP रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही होगी, एज वी डिस्कस प्राइस कंपैरिजन आप लेके आ रहे हैं एक वेबसाइट से, अब आप चाहते हैं कि रोज शाम को 5 बजे आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो और जाए जाके, या बल्कि इनफैक्ट एवरी 1 आवर एग्जीक्यूट हो और जाके एक सर्टन लोकेशन के ऊपर से प्राइस सर्टन वेब पेजेस के ऊपर से प्राइस पुल करे और ला के यहाँ पे स्टोर कर दे आपके पास। ठीक है, अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल HTTP ऑपरेटर यूज कर लेंगे फॉर अ टास्क। MySQL ऑपरेटर, SQLite ऑपरेटर, Postgre, MS SQL, Oracle, JDBC, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल ताकि आप SQL कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपने इधर डेटा इंसर्ट करना है, आपने डेटा पुल करना है, आपने डेटा में से आपने उसके अंदर से कोई स्टैटिस्टिक्स रीड करने हैं, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ SQL कमांड यू आर गोइंग टू यूज दीज, राइट। सेंसर, सेंसर क्या होता है? सेंसर एक जावा की एक पाइथन की क्लास है जिसके अंदर एक पोक का मेथड डिफाइंड होता है जो कि बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक कि जब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करता। लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर, यानी इट इज गोइंग टू वेट फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑपरेशन टू कंप्लीट, वो जो ट्रू होगा जो भी कंडीशन है उसकी बेसिस के ऊपर वो आपके वर्कफ्लो को आके ट्रिगर कर रहा होगा। अब यू कैन राइट योर ओन सेंसर्स with this, but then there are going to be certain guidelines, certain principles जिनको फॉलो करते हुए आप ये अपना सेंसर लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने अपाची के आर्किटेक्चर देखा तो उसके अंदर हमारे पास वर्कर्स आए हुए थे। अब वो जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली रिलाई करते हैं कि आप कौन से एग्जीक्यूटर इस्तेमाल करें। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप
अपैची एयरफ्लो इंस्टॉल करते हैं तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर सेटअप होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं टू अ लोकल एग्जीक्यूटर और टू अ सेलरी एग्जीक्यूटर। सीक्वेंशियल इज गुड फॉर व्हेन यू आर डेवलपिंग, ठीक है। लोकल एग्जीक्यूटर इज आल्सो गुड फॉर व्हेन यू आर डेवलपिंग और व्हेन यू आर टेस्टिंग योर वर्कफ्लोज प्रोडक्शन पे भेजने से पहले। सेलरी इज गुड फॉर प्रोडक्शन, बट सेलरी रिक्वायर्स दैट यू डिप्लॉय रेडिस और सम काइंड ऑफ अ क्यू, ताकि आप जब टास्क क्रिएट करें हो तो आप उसको बता सकें कि कौन सी क्यू में जाके तुमने एग्जीक्यूट होना है। उस क्यू को कौन से वर्कर्स मॉनिटर कर रहे हैं, वो जो वर्कर्स उसको मॉनिटर कर रहे होंगे उसमें से वो टास्क पुल करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। So it's more of a distributed architecture for production when your tasks are more than what your current system can handle, current server can handle. इंस्टॉल कैसे होता है? इंस्टॉलेशन के लिए यू कैन सिंपली गो टू airflow.apache.org docs table installation.html and follow the way, or you can simply do python इंस्टॉल करने के बाद pip install apache airflow, तो आपके पास apache airflow इंस्टॉल हो जाएगा आपकी मशीन के ऊपर, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने एयरफ्लो लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन है वो मतलब एयरफ्लो इज अवेलेबल और नॉट। लेट्स गो टू दैट प्रोसेस once we get there. Once you install it, it's going to be available like this. लोकलहोस्ट 8080 के ऊपर आप नेविगेट करेंगे तो आपका एयरफ्लो वेब इंटरफेस रन हो रहा होगा। वेब इंटरफेस के ऊपर आपको टैग्स नजर आएंगे जो आपने क्रिएट किए हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट दोज टैग्स रियली क्विक एज वेल। ये जो पहला आपका इंटरफेस है ये आपको टैग्स दिखाता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल टैग आ रहा है। वो जो एग्जाम्पल टैग है अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल व्यूज आ जाते हैं। उन व्यूज में से जो ग्राफ व्यू है वो दिखाता है कि इसका स्टार्ट क्या है, इसके बाद स्टार्ट नेक्स्ट टास्क कौन सा है, नेक्स्ट टास्क से अगला टास्क कौन सा एग्जीक्यूट होगा, यानी अ ट्री व्यू ऑफ योर वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो में कौन से टास्क पहले, कौन से टास्क एग्जीक्यूट होने हैं इन पैरेलल, कौन से टास्क एग्जीक्यूट होने हैं वन आफ्टर द अदर, राइट। then this tree view is going to show you the sequence in which they are going to be executed in the form of a tree. This is what your code is going to look like when you write a DAG. So इसमें important चीज़ क्या है? इसमें important है Airflow से हमने DAG import किया है। DAG is basically DAG से पहले हम इसको default arguments देते होते हैं। default arguments में हम इसको owner बताते हैं कि कौन है, execute as किसके equal execute करना है, यानी इस task का owner कौन है, depends on past, email on failure. There are so many options that are available over here. Start कब होना है, end कब होना है, start delay क्या है, retries कितनी करनी है, retry delay कितना है, ईमेल करना है फेलियर के ऊपर या नहीं करना, ईमेल एड्रेस है क्या जिसके ऊपर ईमेल करना है अगर ये फेल होता है तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि डैग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करते हुए हम लोग इसको ये डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स देते होते हैं। उन डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स के अंदर फिर इसको स्केड्यूलर भी बताते हैं कि कब कितनी इंटरवल के बाद आपने एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस के अंदर ये 30 मिनट्स के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिव रन एट अ टाइम 3 हो सकती हैं स्क्रीन पैरेलल, ठीक है। फिर इसके टास्क हैं। अब फॉर इंस्टेंस T0 एक डमी ऑपरेटर के साथ हमने इनिशियलाइज किए हुए, टास्क आईडी स्टार्ट दिया हुआ है उसको। तो इसी तरह ही करके हम बहुत सारे और टास्क क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट टास्क आईडीज दे सकते हैं। ये जो टास्क आईडीज हैं इनकी बेसिस के ऊपर आपके जो टास्क एग्जीक्यूशंस होंगी वो मैनेज हो रही होंगी कि टास्क पहले आप डिफाइन करेंगे ऑपरेटर्स की बेसिस के ऊपर कि कौन से ऑपरेटर से बनाना है। यहाँ पे एक डमी ऑपरेटर से बनाया हुआ है। दिस इज अ वेरी बेसिक डमी ऑपरेटर फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। जब टास्क एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जो ट्री व्यू है, जो पहला ट्री व्यू था उसके अंदर ये वाला पार्ट मिसिंग था, इसके अंदर ये वाला पार्ट नजर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, जो डार्क कलर्स हैं यहाँ पे ऊपर हमारे पास की दी हुई है वो बता रहे हैं कि सक्सेस हुआ हुआ है। क्यूड ग्रे वाले जो हैं वो क्यूड हैं और जिनका स्टेटस अभी कोई अवेलेबल नहीं है वो वाइट हैं, राइट। अगर कोई इनमें से फेल हो रहा होगा तो वो रेड नजर आएंगे यहाँ पे। किसी भी टास्क का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जिस तरह उसने एग्जीक्यूट होना है, जिस मेथड को उसने फॉलो करते हुए जाना है, यानी
फॉर इंस्टेंस स्टार्ट के बाद फर्स्ट चीज़ क्या ट्रिगर होगी? लेट मी शो यू it in reality, like how it's working out. Agar, for instance, let's look at this DAG. This is py charm. से मैंने एक सिंपल DAG ओपन किया हुआ है. अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास DAG फाइल इंपोर्ट हो रही है, ऑपरेटर्स बैश ऑपरेटर इंपोर्ट हो रहा है और पाइथन ऑपरेटर इंपोर्ट हो रहा है और डेट टाइम ऑब्जेक्ट. अब हम कर रहे क्या हैं, हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स लाइक वी डिस्कस बिफोर एक मेथड बनाया है प्रिंट वर्ल्ड और प्रिंट कर रहा है वर्ल्ड. डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं, उसके अंदर हमने ओनर बताया हुआ है कि ओनर कौन है, स्टार्ट डेट क्या है. स्टार्ट डेट हम पास्ट की भी दे सकते हैं इसके अंदर. अगर हम पास्ट की स्टार्ट डेट देंगे तो उससे क्या होगा कि वो उतनी कंप्लीशंस करता हुआ अभी तक पहुंचेगा. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग 2017 में इसको स्टार्ट किया है जून में, तो ये 2017 जून से लेके अभी तक एवरी इस इंटरवल के ऊपर एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा. So what we can do is we can run it in the past and see the outcomes जो कि पास्ट में होना चाहिए थे ऑपरेशंस, वो होते होते अभी की डेट तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास जो डैग है, डैग को हमने कन्फिगर किया है, हमने उसको डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने उसको एक नाम दिया है कि इसका नाम है क्या. इसका नाम हमने दिया हुआ है एयरफ्लो ट्यूटोरियल V01. स्केड्यूल्ड इंटरवल इसका बताया हुआ है किस तरह होगा. दिस इज द स्टैंडर्ड क्रॉन वे ऑफ राइटिंग के एग्जीक्यूशन कब होनी है. So this is going to start right off and it's going to keep on working behind the scenes. Print hello world is a bash operator जो कि क्या करेगा, एक कमांड एग्जीक्यूट करेगा जो कि echo hello है. So यहाँ पे हम डायरेक्टली कमांड्स देके एग्जीक्यूट करा सकते हैं और उनका जो भी आउटपुट होगी वो print hello is going to become a task here. फिर एक और बैश ऑपरेटर है जिसमें हम इसको स्लीप करा रहे हैं. उसके बाद फिर एक और हमने पाइथन ऑपरेटर बनाया है जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि आईडी है इसकी प्रिंट अंडरस्कोर वर्ल्ड और पाइथन का फंक्शन जो है कॉलेबल वो प्रिंट वर्ल्ड है. तो ये क्या करेगा बेसिकली, दिस इज गोइंग टू प्रिंट वर्ल्ड. इस this is how we tell it what tasks are going to be executed after what tasks. Print hello is going to be the first task जो एग्जीक्यूट होना है. उसके बाद इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट स्लीप. स्लीप क्या करेगा, इसको जाके स्लीप करा देगा. उसके बाद उसकी कंप्लीशन के ऊपर हमारे पास प्रिंट वर्ल्ड एग्जीक्यूट होना है, यानी पहले दो की कंप्लीशन के ऊपर थर्ड एग्जीक्यूट होगा. थर्ड क्या करेगा कि पाइथन का फंक्शन कॉल करा देगा प्रिंट वर्ल्ड का, और जो उस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी है दैट इज गोइंग टू कंप्लीट, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा वर्ल्ड. राइट. अगर हम इसको इन एक्शन देखना चाहें तो ये हमारे पास वो वाला वर्क फ्लो है, एयरफ्लो ट्यूटोरियल V01 जिस तरह हमने नाम देखा था यहाँ पे. ये देखें, ये नाम था इसका जो हमने डैग को दिया था, तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया. ठीक है. स्केड्यूल इसका बता रहा है कि इसने कब रन होना है, इसका स्केड्यूल क्या है रन होने का. रिसेंट टास्क कितने इसने रन किए हैं, तो 6 बता रहा है. 3 tasks are basically in scheduled state, I guess, or queued state. DAG runs 3 running क्योंकि मैंने इसको बीच में बंद करा दिया था. अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कराता हूँ और लेट्स सी. Just one moment. हम लोग एयरफ्लो जिस तरह मैंने आपको बताया था, इंस्टॉलेशन के बाद आप एयरफ्लो करके टाइप करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कहाँ से उठा रहा है. एयरफ्लो इज इंस्टॉल्ड और उसके बहुत सारे मल्टीपल कमांड ऑप्शंस जो क्योंकि आप वर्कफ्लोज डायरेक्टली कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं. तो पहले आप क्या करेंगे, एयरफ्लो इनिट db इंस्टॉलेशन के बाद
यानी डीबी क्या करेगा कि होम डायरेक्टरी जाके सेट करेगा, होम डायरेक्टरी सेट करने के बाद एक लोकल फाइल बनाएगा। वो जो फाइल है वो उसने क्या बनानी है, उसने बनानी है एयरफ्लो डीबी के नाम से, राइट। एयरफ्लो डीबी के अंदर सारी की सारा मेटा डेटा पड़ा होगा, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो यूज माई सीक्वल और पोस्टग्री एज अ मेटा डेटा डेटाबेस। सो दिस वाज अ मेटा डेटा डेटाबेस। फिर आप क्या करेंगे, एयरफ्लो स्केजुलर रन करेंगे। स्केजुलर बेसिकली जाएगा और जाके आपके डैग फोल्डर्स में से जाके उठाएगा फाइल्स और उनको लाके यहाँ पे दिखाएगा, जितने डैग्स अवेलेबल होंगे उनको स्केड्यूल कर लेगा। फिर एयरफ्लो वेब सर्वर तो पोर्ट 8080 के ऊपर रन करेगा आपके वर्कफ्लोज। इनफैक्ट रन नहीं करेगा, उनको उठा के लोड करेगा ताकि आप यहाँ पे देख सकें, आपके पास विजुअली विजिबल हो जाए। इसको दोबारा टर्न ऑन करते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए वेट करते हैं कि ये अ, अभी देखें करंट रनिंग 3 प्रोसेसेस इन रनिंग स्टेट हैं। ये पास्ट रन्स दिखा रहे हैं इनके, ये लास्ट टाइम कब रन हुए हैं। अब ये पास्ट रन जो दिखा रहा है वो एवरी मिनट रन कर रहा है, राइट। और इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस दिखा रहा है कि करंटली कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा एग्जीक्यूट हो गया है, कौन सा क्यूड है, या कौन सा स्लीप पे किया हुआ है, राइट। टास्क ड्यूरेशंस आप देख सकते हैं इनकी, कि टास्क ड्यूरेशन क्या थी, कितनी देर लगी इनको कंप्लीट होने में। तो ये हमारे पास नीचे इधर आ रहा है 0.3 सेकेंड्स, यानी इन मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टास्क ही बहुत छोटा सा है। इफ दिस वर डेटा ईटीएल पाइपलाइंस यहाँ से लोड करे होते तो इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट मोर। ठीक है, टास्क ट्राइज कितनी की हैं, एक रिट्राई हुई हुई है, उसके बाद कोई रिट्राई नहीं है। ठीक है, प्रिंट हेलो की भी एक ट्राई हुई हुई है। कंप्लीशन टाइम्स, कौन कौन सा टास्क कितनी कितनी देर के ऊपर कंप्लीट हुआ है। गैंट चार्ट्स, कब रन हुआ, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ड्यूरेशन कितनी थी, और नंबर ऑफ ट्राइज कितने थे इसके। डिटेल्ड में अगर आप देखना चाहें तो हमने 2017-06-01 के ऊपर इसको स्टार्ट किया। रिट्राइज 1, टाइम डेल्टा 300 सेकेंड्स, 5 मिनट्स। अगर हम इसका कोड देखें तो यहाँ पे भी हमें वही व्यू अवेलेबल है कोड का जो हम लोगों ने ओपन किया हुआ था। इसको हम डायरेक्टली ट्रिगर करा सकते हैं। अब जो न्यू ट्रिगर हुआ है इसको जाके हम लोग डैग्स के अंदर यहाँ पे भी इसका स्टेटस देख सकते हैं कि ये जो इस दफ़ा का ट्रिगर है, अब देखें पहले 6 था तो अब 9 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है। 3 सक्सेसेस हो चुकी हैं तो यहाँ पे 4 रनिंग है, 4 कंप्लीट हो गए हैं और 4 रनिंग टास्क हैं। और क्योंकि ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर के साथ चल रहा है इस वजह से 1 टास्क एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्यूड में 2 पड़े हुए हैं और स्केड्यूल्ड में 5 पड़े हुए हैं। क्यूड में 1 पड़ा हुआ है अब, और 9 कंप्लीट हो गए हैं। क्यूड स्टिल हमारे पास 1 है। सिमिलरली अगर इससे ज़रा ज़्यादा डिफरेंट वाला हम टैग देखना चाहते हैं, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल जिसकी 32 रन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंप्लीशन टाइम्स आ रहे हैं इसके, कब कब ट्रिगर हुआ और कब एग्जीक्यूट हुआ। इसको भी पास्ट डेट डाल के स्टार्ट किया था। कि अगर हम इसकी टास्क ड्यूरेशन देखें कि कंप्लीशन ड्यूरेशन क्या थी, तो 0.2 सेकेंड्स। टास्क ट्राइज कितने थे, तो 1 ट्राई। लैंडिंग टाइम्स -440 मिली सेकेंड्स,
ईच टास्क के कंप्लीशन का अगर आपने चार्ट के थ्रू देखना है कि हर टास्क मेरा कितना टाइम ले रहा है, तो 0.2 सेकेंड्स फॉर पाइथन प्रिंट डेट 0। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई आर दे शोइंग अप दिस वे। 0.172 लाइक अंडर अ सेकेंड, ये हर एक एक को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम डिटेल्स में जाके देखें तो ये कब एग्जीक्यूट हुआ था, पिछले डैग रन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं इट डजेंट। तो डिपेंड्स ऑन पास्ट एग्जीक्यूशंस, नहीं ये पास्ट एग्जीक्यूशंस के ऊपर भी रिलाई नहीं करता, ईमेल ऑन फेलियर भी नहीं कर रहा, नंबर ऑफ रिट्राइज भी 1 है। अगर हम इसका कोड देखें तो कोड में हम लोगों के पास सेम वे हमने एक डमी ऑपरेटर इंपोर्ट किया हुआ है, बैश ऑपरेटर और पाइथन ऑपरेटर। डैग एक इंपोर्ट किया हुआ है एयरफ्लो से, और डेट टाइम और टाइम डेल्टा हमने गेट किया हुआ है डेट टाइम से। इसकी बेसिस इसके ऊपर हम लोगों ने एक कस्टम फंक्शन बनाया हुआ है जो कि प्रिंट कर रहा है और आर्गुमेंट्स प्रिंट करके दिखा रहा है कि हमने आर्गुमेंट्स में क्या 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 भेजा हुआ है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स डैग के अपने क्या है, इसका ओनर कौन है, ईमेल करनी है इसके ऊपर फेलियर के ऊपर या नहीं, रिट्राई के ऊपर करनी है या नहीं, नंबर ऑफ रिट्राइज कितने होने चाहिए, और रिट्राई डिले कितना होना चाहिए। ये देने के बाद हम लोग एक डैग बनाते हैं विद डैग, इसको इनिशियलाइज करते हैं। एग्जाम्पल डैग से हमने उसका नाम दिया 2019 फर्स्ट फर्स्ट के ऊपर हमने कहा कि पास से रन करो। मैक्स एक्टिव रन 3 हमने किए हुआ है। स्केड्यूल्ड इंटरवल टाइम डेल्टा लिया हुआ है हमने 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर ये स्केड्यूल्ड रन करेगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं जो हमने इधर टॉप पे दिए हुए हैं, इनको हमने इसको पास किया है और एक टैग क्रिएट कर लिया है। फिर T0 डमी ऑपरेटर स्टार्ट, इसका नाम दे दिया है। स्टार्ट है वो यहाँ पे आपको ये स्टार्ट नजर आएगा। ठीक है। क्यों क्यों वहां पे वो नजर आएगा, उसकी भी वजह बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कहा हुआ है कि T0 पहला है, उसके बाद T1 है, और T1 के बाद T2 और T3 बैच में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी हुई है, अगर इसमें सिर्फ T0 से T1 और T1 से T2 T3 तक जा रहा है तो हमारे पास 4 टास्क होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं आ रहे, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं स्टार्ट, उसके बाद टी T1 T2 और T3, ये T2 है और ये T3 है, ये T1 है। क्या, तो ये वो वाला रूट है जिसके अंदर जो हमने डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ से आ गए 0 4 1 3 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हम टेम्पलेट्स की बेसिस इस्तेमाल करते हुए टास्क बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमने एक लूप चलाया हुआ है। लूप क्या कह रहा है, लूप ये कह रहा है कि 5 की रेंज तक जाना है, यानी 0 से लेके 5 तक। एक TN के अंदर हम एक टास्क बनाएंगे पाइथन ऑपरेटर का, टास्क आईडी होगी पाइथन प्रिंट डेट, और आगे टास्क नंबर आ रहा होगा जो यहाँ से लूप से हमें मिल रहा है। फिर पाइथन कॉलेबल फंक्शन कौन सा होगा, माई कस्टम फंक्शन। तो ये जो माई कस्टम फंक्शन है ये वाला, ये एग्जीक्यूट होगा उसके ऊपर। ठीक है। पैरामीटर्स इसको क्या जा रहे हैं, तो टास्क नंबर हम भेज रहे हैं एज टास्क को भेज रहे हैं एज टास्क नंबर, और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको ट्रू। ये क्या कह रहा है कि ये हर दफ़ा एक जीरो, पहली दफ़ा रन होगा तो ये 0 करके इसको नाम सेट करेगा और एक नया एक टास्क बनाएगा, वो टास्क T0 के अंडर ऐड हो जाएगा। राइट। फिर ये क्या करेगा, दोबारा आएगा 1 करके एक नया टास्क बनाएगा, T0 के अंडर 1 का एक टास्क ऐड हो जाएगा। तो ये 4 तक जाएगा चलते हुए, यानी 5 टाइम्स ये चलेगा और 5 टास्क बना देगा। वो जो 5 टास्क हैं वो आपको यहाँ पे ग्राफ व्यू के अंदर डायरेक्टली स्टार्ट के अंडर नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज T0 के अंडर ऐड होने वाले टास्क जो हैं वो ये हैं। लेकिन T0 के अंदर हमने डाउन स्ट्रीम खुद भी बताया हुआ है कि आप क्या करें कि T0 के बाद T1 करें, T1 के बाद T2 और T3 को बैच एग्जीक्यूट कराएं, यानी इन पैरेलल एग्जीक्यूट कराएं। अगर हम कोड में देखना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ है, तो कोड में T0 स्टार्ट, T1 डमी ऑपरेटर, और ग्रुप बैश टास्क। अब अगर यहाँ आके देखें ग्राफ व्यू के अंदर, तो T0 T1 ग्रुप बैश टास्क। ठीक है। और ये डमी ऑपरेटर है। तो इसके बाद नेक्स्ट 2 जो आ रहे हैं वो क्या हैं, अब
T2 जो है वो बैश ऑपरेटर है, जो जिसका टास्क आईडी बैश प्रिंट डेट 1 आ रहा है, और T3 है बैश प्रिंट डेट 2 आ रहा है। अगर आप ये जाके देखें तो यहाँ पे ग्राफ व्यू के अंदर तो आपके पास ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इनको हमने कैसे बताया है कि ये सीक्वेंस फॉलो करना है, हमने इनको कैसे बताया है, ऐसे। और हेयर T0 स्टार्ट 1 पे जाएगा, डाउन स्ट्रीम 1 है उसका, 1 जो है इटसेल्फ एक और डमी ऑपरेटर है, वो नेक्स्ट किस पे जाएगा, इन पैरेलल एग्जीक्यूट कराएगा T2 और T3 को, राइट। और इसकी एग्जीक्यूशन हम कैसे देखेंगे, इसकी एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे भी नजर आ रही होगी, ये जो इनका कलर्ड है, जो डार्क ग्रीन है, इसका मतलब है सक्सेस हुआ हुआ है। ठीक है, रनिंग मोड में कोई नहीं है, फेल्ड मोड में नहीं है, राइट। सो ये सारे सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हुए हैं, लास्ट रन जो भी था उसकी बेसिस के ऊपर। अगर हम वापस टैग्स पे जाते हैं तो हमें यहाँ जाके नजर आएगा कि ये एग्जीक्यूशंस इनकी कंप्लीट हुई हुई हैं, कितनी कंप्लीट हो गई हैं अब तक, 9 उसकी हैं, 4 इसकी हैं सक्सेस, रनिंग में 3 इसके हैं और 3 इसके टास्क हैं। लेट मी टर्न दीज ऑफ, ताकि हम लोग इस मतलब प्रोसेसिंग पावर ना ले रहे हो। थैंक यू गाइस, आई एम डन। आपके कोई क्वेश्चंस हो? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ with Naid's question. Okay, how do we use automation scripts, or how do we utilize Apache Airflow to run our scripts? तो सबसे पहली चीज देखें, आपकी जो स्क्रिप्ट होनी है वो तो इंडिपेंडेंटली बनेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल, मुझे थोड़ा सा आइडिया है नाइट वॉच का या सिलेनियम का, अब आप जो भी इसके अंदर स्क्रिप्ट बनाते हैं, लेट्स से नाइट वॉच के अंदर आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है जिसने एग्जीक्यूट होना है, उसने स्केड्यूल के ऊपर डेली आपने रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है अपनी वेबसाइट की, या कोई एक खास फंक्शनैलिटी है जो आपने टेस्ट करनी है, तो नाइट वॉच का जो टेस्ट है वो आप लिखेंगे एक नोड जेएस के प्रोग्राम बना के। अब होगा क्या कि वो जब एग्जीक्यूट होगा तो क्रोमियम का एक बिहाइंड द सीन प्रोसेस स्टार्ट होना है, यानी हेडलेस मोड में स्टार्ट होगा। वो एक यूआरएल के ऊपर जाएगा, उस यूआरएल पे जाके फॉर एग्जांपल हो सकता है वो लॉगिन करे, हो सकता है वो कोई एक आध प्रोडक्ट ओपन करके देख रहा हो किसी वेबसाइट पे, हो सकता है वो कोई भी एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करना हो। वो जो टास्क परफॉर्म कर लेगा तो उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होंगे टास्क के, वो उठा के एक फाइल में राइट करा देता है। जब फाइल में राइट करवाता है तो वो एक टास्क आपका हो गया, जिसने क्या करना है कि आप क्या करेंगे, सॉरी थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सेलेनियम का ये जो प्रोग्राम है इसको आप कपल करके रन कर सकते हैं विद इन अ डॉकर, राइट। अब वो जो डॉकर इंस्टेंस है उसको हमें कॉन्स्टेंटली रनिंग मोड में रखने की ज़रूरत नहीं है। देर देर हैज़ टू बी अ वे जिसके अंदर हम उसको बता सकें कि यार तुमने एक प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर डॉकर इंस्टेंस नहीं भी है और वो आपकी लोकल मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है और आपने सिर्फ उसको ट्रिगर करना है उसकी एग्जीक्यूशन को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैश ऑपरेटर लगाएं और उसके ऊपर जाके उसे कहें कि ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो। एज सुन एज वो कमांड एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क अप होगा, वो जाएगा जाके एक वेबसाइट को जाके क्लिक करेगा एक सर्टन बटन के ऊपर, एक सर्टन इनपुट फील्ड चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा और उसको स्टोर कर देगा एक फाइल में। नेक्स्ट ईमेल ऑपरेटर लगा दें आप और उसको वो फाइल का पाथ भेज दें, जो कि क्या करे, अटैचमेंट के तौर पे ईमेल कर दे एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को। दिस इज अ वेरी बेसिक वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस। सो ये क्वेश्चन था नाहिद का, उसके बाद आई एम नॉट सीइंग मोर। एक का है क्वेश्चन, अली ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर पाइपलाइंस? Pipelines are basically, okay, now pipeline क्या है? Pipeline is a set of tasks that are handling a certain kind of functionality जो कि डेटा को मूव करा रहे हैं एक certain लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, right? These pipelines can be of data, these can be for DevOps have their own pipelines. These can be for machine learning, a sequence of events that are going to happen for a machine learning algorithm to classify or to do some anomaly detection. वो जो सीक्वेंस है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूट होने हैं टास्क्स और इन्होंने डेटा एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना है, दैट्स अ पाइपलाइन। Okay, next question है बिलाल की तरफ से, if one is already using Jenkins, why to use
this as additional tool? देखिए, this is a very specific question to why we are going to use our CI/CD pipeline. Sure, you don't have to use this if Jenkins is doing your job. लेकिन ये वहाँ पे होता है जहाँ पे हमने workflows execute करवाने होते हैं, certain kind of, like for instance, अगर आपके पास I haven't used deployed Jenkins yet, लेकिन अगर मैं इसको DevOps के लिए इस्तेमाल करूँ या मैं इसको CI/CD पाइपलाइन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जाके एक सेंसर लगाऊंगा जो कि एक सर्टन हुक लगा लेगा GitHub के साथ, which is what Jenkins is going to do. और प्लस अगर आप Jenkins यूज करें तो आप विजुअली चीजें कर रहे हैं यहाँ पे. आई डोंट नो इफ देयर इज अ प्रोग्रामेटिक सपोर्ट फॉर इट, कि आप सारे के सारे वर्कफ्लोज जो उसमें बना रहे हैं वो प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं या नहीं. बट ओवर हेयर यहाँ पे आपका पाइथन कोड के थ्रू एवरी वन ऑफ द टास्क इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन योर पाइथन कोड. सो आप कोड के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका वर्कफ्लो की एग्जीक्यूशन क्या होनी है और उसकी फर्दर आगे एग्जीक्यूशन पाथवेज क्या बनने हैं. That is the only possible reason you're going to be using Apache Airflow. अगर आपका काम visually complete हो रहा है तो Jenkins is good enough.